अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक थ्रू ऑपरेशंस लॉजिकली। ऑपरेशन का मतलब क्या है, यहाँ लॉजिक से ही है, एक्टिविटीज से है, ठीक है ना। तो लॉजिकल एक्टिविटी बच्चा करने लगेगा एक डायरेक्शन में, कौन सी स्टेज में। कोई कह रहा मैं सीटेट का फॉर्म नहीं भर पाई हूं, मेरे साइड दूर दूर तक सीट फुल हो गया सब। अरे तो बबीता क्या हो गया, ये हमारे जीवन में प्रॉब्लम कैसे हो सकती है कि आसपास आप पेपर नहीं दे सकते, सीट फुल हो गया तो अब हम पेपर ही नहीं देंगे इस बार। भैया अगर आपके लिए करियर जरूरी है तो आप दूर जाके भी दोगे पेपर, किसी को ले जाना साथ, अकेले जाके देखो दुनिया में, है ना। कोई थोड़ा समझदारी से जाना, कोई तो गया होगा आसपास से कभी, उसको ले जाना साथ में। पेपर तो देना जरूरी है ना, एक बार दे दोगे, वैकेंसी आए अपना लगो काम पे, आगे की तैयारी करो, सीटेट से फ्री हो जाओ, है। ये कोई रीजन है? हमें इतना आराम चाहिए, इतना कंफर्ट जोन हमारा डिस्टर्ब ना हो जाए, ये गड़बड़ मामला है। 18 जनवरी 2023 देखिए एक बार, 18 जनवरी 2023 मॉर्निंग शिफ्ट। क्लियर है बात? अब कोई लोग कहेंगे एक बार आपने भी पेपर नहीं दिया था। अरे वो पेपर में मजे के लिए देती थी, मेरे को उसको करना थोड़ी ना था, तो मेरे को लगा दूर है यार, टाइम वेस्ट होगा, टाइम की वैल्यू नहीं है इतनी, छोड़ो, ठीक। लेकिन आपके लिए जब आपको पता है कि भाई इसी क्षेत्र में जाना है आगे, तो जॉब पेपर देना चाहिए। देखिएगा एक बार, दूर हो क्या हो गया, सी ऑप्शन 70% लोग। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज बच्चों में आ जाता है, बच्चे बिगिन टू थिंक थ्रू ऑपरेशंस लॉजिकली। लॉजिक जब भी लिखा हो लॉजिकली, समझ जाइएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात हो रही है, क्योंकि लॉजिक यही आता है 7 से 11 वर्ष में। ये तो एकदम आसान सा सवाल था, लड्डू क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, फटाफट से पोल में दीजिएगा जवाब। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 है, 18 जनवरी का ही मॉर्निंग का पेपर है, पेपर 1 है। जीन पियाजेस थियरी, एज पर जीन पियाजेस थियरी द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन, यानी पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो अनुकूलन की प्रक्रिया है, बहुत स्लो साबुन है, अनुकूलन की प्रक्रिया है, उसमें क्या शामिल होता है, यानी अडेप्ट कैसे करते हैं हम। जो मैंने शुरुआत में आपको कहानी बताई थी अडेप्टेशन की, अडेप्ट कैसे कर पाते हैं हम पियाजे के अनुसार, ये पूछा है। एसिमुलेट करके, सिर्फ ऐड करके, चीजों को दिमाग में समाहित करके, उनको आत्मसात करके, मैंने सीखा पिंक कलर और मैंने ऐड कर लिया दिमाग में पिंक कलर, एसिमुलेशन हो गया, वाओ अब बस खत्म, अडेप्ट कर लूंगी मैं दुनिया में। नहीं, जो दिमाग में है सिर्फ उससे नहीं, प्रीवियस नॉलेज से नहीं, कुछ नया भी तो चेंज भी तो करना पड़ेगा उस नॉलेज को, उस चेंज करने को कहते हैं एकोमोडेशन। तो सिर्फ एकोमोडेशन से भी काम नहीं चलेगा, कुछ ऐड भी करना पड़ेगा, कुछ चेंज भी करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था अडेप्टेशन की प्रोसेस में 2 चीजें हैं, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले ही, एक है एसिमुलेशन, दूसरा है एकोमोडेशन। तो बोथ एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन से अडेप्टेशन आता है, नीदर एसिमुलेशन और एकोमोडेशन का मतलब हो गया दोनों में से कोई नहीं, जो कि गलत है। अनुकूलन की प्रक्रिया में समावेशन एवं समायोजन दोनों शामिल है। 90% लोग इसका उत्तर दे पा रहे हैं, वो 10% लोग कौन सी दुनिया से, कौन से प्लेनेट से आए हैं जो इतने आसान क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, जवाब दीजिए। ये है 13 जनवरी पेपर 2। According to Jean Piaget, the infant explores the world by coordinating sensory experiences. यानी एक इन्फेंट है, जब भी इन्फेंट लिखा हो समझ जाओ जन्म से 2 वर्ष के बच्चे की बात चल रही है, ठीक है ना। एक शिशु है, एक शैशवावस्था का बच्चा है, शारीरिक क्रियाओं के साथ, यानी सेंसरी एक्सपीरियंसेस को कोऑर्डिनेट करता है, किसके साथ, विद फिजिकल एक्शंस। इसका जवाब मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले दिया था। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसी कहानियां सुना रही हूं, एक एक लाइन में से क्वेश्चंस निकलना संभव है, ठीक है ना। देखिए, सेंसरी एक्सपीरियंसेस को कोऑर्डिनेट कर दिया, यानी जोड़ दिया विद फिजिकल एक्शंस। फिजिकल मतलब शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी गामक या संवेदी अनुभवों को, जो आपकी इंद्रियां हैं उनके अनुभवों को, यानी जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप टच कर रहे हैं, जो आप टेस्ट कर रहे हैं, इन 5 सेंसेस को मिलाकर के किसके साथ रख दिया, चलने फिरने के साथ, फिजिकल एक्शंस के साथ, चलना फिरना, दौड़ना भागना कूदना वॉटेवर। इसीलिए सेंसरी मोटर कहलाती है ये स्टेज, क्योंकि सेंसेस है ना, सेंसरी एक्सपीरियंस के साथ जोड़ दिया किसको, फिजिकल एक्टिविटी को, यानी मोटर एक्शंस को। मोटर एक्शन डेवलपमेंट के टाइप पढ़े ना, फिजिकल डेवलपमेंट में ही आता है मोटर डेवलपमेंट, जिसमें जीएफ आती है, यानी गर्लफ्रेंड नहीं, ग्रॉस मोटर रूप, फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है ना। तो ये मोटर स्टेज का मतलब ये है कि जिसमें गतिविधि हो रही होगी, फिजिकल एक्टिविटीज हो रही होंगी, इसलिए इसको संवेदी चालक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था या संवेदी परक अवस्था बोलते हैं। बात क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल क्लियर है हमें ये बात। चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा नहीं है बाकी स्टेजेस में ये नहीं होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक विशेषता किस स्टेज की है, इसी स्टेज की है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए और जवाब दीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14? ये भी इवनिंग शिफ्ट का है, 3-3, 4-4 क्वेश्चन दिए हैं एक एक शिफ्ट में पियाजे के।
In Jean Piaget's theory, a child who perceives a car to be alive because it moves is demonstrating. अभी एग्जांपल दिया था ना कि मैं अगर इस टेबल को टच करूं और मेरे को चोट लग गई, तो किसी ने कहा बच्चे जब बचपन में गिर जाते थे, है ना, तो वो रोने लगते थे, लेकिन माँ बाप क्या करते थे, उस वहां पे जो जमीन होती थी उसको कहते थे अरे मेरे बच्चों को चींटी मर गई, ये कह देते थे चींटी मर गई, मतलब उसको लग रहा है कि निर्जीव चीज भी सजीव है, कोई बात नहीं, तेरे को नहीं लगी, चींटी को लगी है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं, जब वो गुड्डे गुड़ियाओं से बात कर रहा है, उसको लग रहा है गुड्डे गुड़िया उसको जवाब देंगे, ठीक। तो ये क्या है, जब बच्चा, जीन पियाजे के सिद्धांत में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है, यानी कार से बात की जा सकती है, यानी कार में भी जान है, कार में भी जान है, मतलब वो कह रही है लिविंग थिंग है कार एक, जबकि आपको पता है निर्जीव है कार। तो वह क्या प्रदर्शित करती है, ये क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि बच्चा अभी एनिमिस्टिक थिंकिंग करता है, एनिमिज्म में है ना। एनिमिस्टिक थिंकिंग कहते हैं इसको, जीववाद कहते हैं उसको। निर्जीव चीज भी सजीव नजर आती है जब वो अपने गुड्डे गुड़िया से बात करे, है ना, वो अपनी चीजों से बात करे, तो वो क्या मान रहा है बच्चा कि ये सजीव है, इसमें कुछ जान है। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का अंतर, वो उसको लग रहा है चंदा भी मामा है ना, ये सिंबॉलिक भी है और एनिमिस्टिक भी है। तो जीववादी सोच जो है आपकी, ये 2 से 7 वर्ष में होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, और इस स्टेज के अंत तक ये चली जाती है। इसमें भी 2 स्टेजेस है ना प्री ऑपरेशनल में, कल हम डिस्कस करेंगे। एक आपकी प्री इंट्यूटिव है, बाद में आपकी आती है सिंबॉलिक स्टेज। तो ये सिंबॉलिक स्टेज तक के अंत तक हालांकि चला जाता है, बट हम मानते हैं कि प्री ऑपरेशनल में होता है, ठीक। तो सेंट्रेशन एक लिमिटेशन है, सेंट्रेशन कि आपका पूरा ध्यान किसी भी चीज के एक ही एस्पेक्ट पे फोकस्ड है। यानी अगर आप इस पेन का कलर देख रहे हैं तो कलर ही देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे किस चीज का बना है, इसकी शेप क्या है, इसका साइज क्या है। ये वही वाली बात है कि बच्चे को लगता है जिसकी हाइट ज्यादा है वो ही एज में भी ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि वो बाकी एस्पेक्ट नहीं देख पा रहा, ठीक है ना। इरिवर्सिबिलिटी यानी रिवर्स नहीं कर पा रहा थॉट को, ये तो कोई पॉइंट ही नहीं है। सीरिएशन, छोटे से बड़ा, ये सब अलग बातें हो गई, ठीक है ना। अब एक चीज यहां ध्यान रखनी है, ये सेंट्रेशन भी है, ये सेंट्रेशन है, इरिवर्सिबिलिटी है, एनिमिस्टिक थिंकिंग है, ये तीनों जो है प्री ऑपरेशनल में ही होते हैं। और ये तीनों प्रॉब्लम्स हैं, ये तीनों लिमिटेशंस हैं एक तरह से अगर देखा जाए, किसकी, ये सीमाएं हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। ये कोई विशेषताएं नहीं है, ये कोई पॉजिटिव्स नहीं है इसी के अंदर प्री ऑपरेशनल में ये, लेकिन ये लिमिटेशन का काम करती हैं। सेंट्रेशन एक लिमिटेशन है कि बच्चे का पूरा ध्यान सेंटर्ड है एक थॉट पे, वो गड़बड़ है, ठीक है ना, वो क्या है, गड़बड़ है। पूरा ध्यान एक ही एस्पेक्ट पे अगर लगा हुआ है, बच्चे की सिर्फ हाइट ही हाइट देख रहे हैं, उसका दिमाग वो एज में क्या कौन सी भाषा बोलता है, मतलब किसी भी चीज के बाकी एस्पेक्ट्स को देखना ही ना, सिर्फ एक ही चीज को देखना है, या तो हाइट देख रहे हैं या कलर देख रहे हैं, तो कलर पे ही फोकस है, बाकी पहलुओं को नहीं देख पाना। इसकी वजह से ईगोसेंट्रिक बना रहता है बच्चा, अहम केंद्रित बना रहता है। एनिमिस्टिक थिंकिंग है आपकी कि आप निर्जीव वस्तु को सजीव समझते हैं, तो ये भी तो प्रॉब्लम है ना आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, कि आपकी बुद्धि का विकास अभी उतना नहीं हुआ है। इरिवर्सिबिलिटी, आप रिवर्स नहीं कर पाते, आपको घर से स्कूल ले जाएं, स्कूल से घर आने में समस्या होती है। वो जो माउंटेन वाला एग्जांपल दिखाया था उस दिन, कि बच्चे को उससे पूछा जाए सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, जो उसके सबसे पास है वो उसी को कहेगा, है ना। वो दूसरे के पक्ष से अगर पूछा जाए कि आपके पर्सपेक्टिव से, या उसका भाई बहन उधर बैठा है मान लीजिए, तो वो इमेजिन करके नहीं बता पाएगा, यानी अपने थॉट को रिवर्स नहीं कर पाएगा। बर्फ पानी बन सकती है और पानी बर्फ बन सकता है, ये वो रिवर्स नहीं कर पाता, है ना। मतलब कि आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो सकती है, और वाटर जो है फ्रीज होकर के आइस में कन्वर्ट हो सकता है, रिवर्स नहीं कर पाता थॉट। ये लिमिटेशन है, ये प्रॉब्लम है, ये सीमाएं हैं, तीनों ही चीजें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सीमाएं हैं। तो अगली बार आपसे पूछे लिमिटेशंस कौन सी हैं, ये सब, ठीक। सीरिएशन तो गुण है, सीरिएशन तो कैरेक्टरिस्टिक है, और कौन सी स्टेज का, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का, CCS। ये चीजें बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी। पियाजे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हालांकि मैंने बहुत सारे फंडे जो आपको बताए हुए हैं, जिससे आपको ये चीजें याद रह सकती हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये समझने के साथ साथ मेमोरी में रिटेन भी करनी है दिमाग में अपने। 10 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट पेपर 1 देखिए, एज पर जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी जो पियाजे की थियरी है संज्ञानात्मक विकास की, in which of the following stage do children begin to use symbols to represent objects। यही क्वेश्चन घुमा के थोड़ी देर पहले भी आया था कि कौन सी वो स्टेज है जब बच्चे क्या है, वस्तुओं को वर्णित करने लगते हैं संकेतों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से। आप जा रहे हैं, आप पेरेंट हैं बच्चे के, आप बच्चे के दोस्त हो सकते हैं, है ना, और 2 से 7 वर्ष का उम्र का 2 से 7 वर्ष की उम्र का बच्चा है, और वो बैठ के कुछ काम कर रहा है, पहली कक्षा में है या दूसरी कक्षा में है 7 वर्ष की उम्र में, अब 2nd क्लास का बच्चा है, और वो कुछ काम कर रहा है, और आप जा रहे हैं कहीं, अब वो अपनी ड्राइंग में बिजी है मान लीजिए, तो आप उसके पिताजी हैं, माताजी हैं, भाई बहन हैं,
आप उसको कह रहे हैं यार मैं जा रहा हूं, तो वो बैठे बैठे वहीं से कहेगा हाँ बाय। मतलब सिंबॉलिक है ये चीज, ठीक है ना। वो जो डॉक्टर डॉक्टर खेलने का एग्जाम्पल था आपका, जो हैरी पॉटर का झाड़ू को एक सिंबल की तरह यूज करना, जो शकलक बुम बुम में वो जो पेंसिल से ड्राइंग बना के कुछ भी मंगा लेता था, ये सब सिंबॉलिक थॉट्स ही हैं। ए फॉर एप्पल वाला एग्जाम्पल, ठीक है ना। 2 से 7 वर्ष में ये ऐसा होता है कि बच्चा सिंबॉलिक थॉट को, ये सिंबॉलिक स्टेज है अपने आप में, क्लियर है, सिंबल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, भाषा का भी अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। सिंबॉलिक स्टेज ये भी है कि आप दो चीज अलग अलग ना दिखा करके सीधा टू लिखना जान गए। आपको पता है ये टू रिप्रेजेंट करता है दो चीजों को, ठीक है ना, ये भी सिंबॉलिक थॉट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए और पोल में दीजिए जवाब। क्या है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ नॉलेज इन द ब्रेन आर कॉल्ड। जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं? यानी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज या मेंटल स्ट्रक्चर्स, मेंटल स्ट्रक्चर्स यानी मानसिक संरचनाएं जो दिमाग में आपके, या ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी जो भी दुनिया में इंफॉर्मेशन है आपके दिमाग में वो ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। पोल प्लीज आ गया पोल। 91% लोग कह रहे हैं कि ये सही है, बाकी लोग कह रहे हैं जो उत्तर सही नहीं है, बाकी के 8-9% वो कह रहे हैं। देखिए रिफ्लेक्सेस होती हैं अनैच्छिक क्रियाएं जिन पे आपका जोर नहीं है, आपका दिल का जो धड़कना है उस पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपकी पलकों के झपकने पे आपका कंट्रोल नहीं है, ये है अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है ना। आप किसको थप्पड़ मारेंगे वो है ऐच्छिक क्रिया, ठीक है ना मतलब वो आपका रिफ्लेक्स नहीं है, वो वॉलेंट्री एक्शन है। तो जो वॉलेंट्री एक्शन है, पियाजे कहते हैं शुरुआत के कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं आपके। तो कुछ रिफ्लेक्सेस हैं जो आपकी, जैसे बच्चे का सकिंग रिफ्लेक्स है, एक बच्चे को दूध पीना कोई अलग से थोड़ी सिखाया जाता है, वो इनहेरेंटली उसको आता है, सहजता से इंट्यूटिवली खुद से सीख जाता है, ये रिफ्लेक्स में आएगा। एक आपका मोरो रिफ्लेक्स होता है कि पैर के बीच में आप बच्चों को टच करेंगे तो ऐसे करेगा। एक आपका रूटिंग रिफ्लेक्स है कि आप ऐसे करेंगे तो बच्चा ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है ना। खैर छोड़िए, कॉन्सेप्ट्स होते हैं संप्रत्यय दिमाग में, ऑपरेशंस एक्टिविटीज को कहते हैं पियाजे की भाषा में। तो यहां स्कीमा इज द राइट आंसर कि पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं, बेसिकली आप इसको कह सकते हो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है आपकी। एग्जिस्टिंग नॉलेज बोले तो जो भी आज आपको आता है, जो वर्तमान ज्ञान है, वो क्या है? आपके स्टोर्ड इंफॉर्मेशन हो गई एक तरह से, जिसको आप प्रॉपर समझ पाते हैं, ठीक है ना। तो वो स्कीमा है। मेंटल स्ट्रक्चर्स पूछ ले, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स पूछ ले, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इन द ब्रेन, आपके दिमाग में जो भी कुछ स्टोर्ड है, चाहे वो लोगों के बारे में हो, चीजों के बारे में हो, जगहों के बारे में हो, गेम्स के बारे में हो, जो भी कुछ स्टोर्ड है जिसको ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है अपने ब्रेन में, वो सब क्या है? आपने साइकिल चलाना सीखा था, 2 साल से साइकिल नहीं चलाई, तीसरे साल साइकिल उठाई फिर भी चला पा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्कीमा में सेट है। आप साइकिल देख के पहचान पा रहे हैं कि ये साइकिल कहते हैं इसे, इसका मतलब स्कीमा में कहीं ना कहीं सेट है, ठीक। तो ये हुआ स्कीमा। आगे बढ़ेंगे। थैंक गॉड एक आध पिक्चर तो बची है इसमें, ये कैसे आ गई? मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो ये स्कीमा का उदाहरण है, ये आप देख रहे हैं हमारे ब्रेन में बॉटल, जिम है ना, मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट है, ये सब स्कीमा में ही तो ऐड है हमारे। कोई आपका गेम कुछ कैसे यूज करते हैं, एक गेमिंग रिमोट को या वॉटएवर, ठीक है ना, कंसोल को। कार के बारे में आपका स्कीमा होगा कि आपको पता है चाबी कहाँ लगानी है। आपका जो, मान लीजिए आपके पास एक कार है, आजकल मेरी कार गई हुई है, कुछ उसमें काम होना है, तो उस चक्कर में, तो जो मेरे पास कार है उसमें एक स्टार्ट स्टॉप बटन से वो ऑन होती है, तो मैं कार में एंट्री लूंगी और मुझे पता है वो बटन प्रेस करना है मुझे, ठीक है ना। ये मेरे स्कीमा में सेट हो चुका है, रेपिटेटिव जो चीजें हुई हैं उसके कारण, एक प्रोसेस के कारण। और अब कुछ दिनों से मेरे पास दूसरी कार है हमारी घर वाली, अब उसमें लगती है चाबी, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कि जब मैं अपनी इस कार में बैठती हूं तो मैं क्या करूंगी, वो बटन ढूंढूं प्रेस करने के लिए। जब आप रूम में एंट्री लेते हैं और आप सबसे पहले वही स्विच प्रेस करते हैं जिससे पता है आपको जो लाइट है या जो पंखा है वो चलेगा। लेकिन अगर उसको चेंज कर दिया जाए तो आपका स्कीमा अडेप्ट करेगा, एकोमोडेट करेंगे आप अपने ब्रेन में। तो मेरा ब्रेन एकोमोडेट करेगा, भैया इसमें ना बटन नहीं दबाते हैं, चाबी घुमानी पड़ती है। तो ये मेरा स्कीमा में चेंज करने की कोशिश कर रही हूं, मैं अडेप्ट कर रही हूं। तो स्कीमा में चीजें एडेड होती हैं जिसकी वजह से हम चीजें कर पाते हैं, ठीक है ना। कि पानी पीना है, फुटबॉल खेलनी है, तो आपको पता है कि कौन से लेग से आपको वो किक करनी है। तो ये सब स्कीमा में एडेड चीजें हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्कीमा कहलाते हैं। 3 क्वेश्चन और हैं आज हम सिर्फ
कितने क्वेश्चन करेंगे? 20 ही करेंगे, क्योंकि प्याजे के क्वेश्चंस में टाइम लगता है। इसका नेक्स्ट पार्ट कल करेंगे हम, और कल पूरी कोशिश है कि हम 9 बजे शुरू कर दें क्लास। ठीक है जी? हाँ बताइए मैम, आपको पता है सारे टीचर यूट्यूब पे आपकी क्लास देखते हैं। अब भक्ति अच्छी बात है यार, देख लेने दो है। मैं तो ज्यादा किससे आजकल मतलब रखना बंद कर रखा है भाई। देखते भी होंगे, क्रिटिसाइज भी करते होंगे। क्रिटिसाइज क्या, ट्रोल कहते हैं उसे। और कुछ लोग होंगे जो अप्रिशिएट भी करते होंगे, उसकी संख्या कम है, क्योंकि इट्स टू डिफिकल्ट टू अप्रिशिएट समवन। चाहे आप कॉपी कर लें, कुछ भी कर लें, है ना। देखिए खैर, ये सब बातें होती रहनी चाहिए, थोड़ा बहुत हंसी मजाक या फालतू बातें भी कभी कभी कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इन जीन पियाजेस थियरी डैश रेफर टू दी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स ऑफ एक्शंस एंड थॉट्स that allow individuals to mentally represent or think about the objects and events in their worlds। मतलब जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली यानी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स ऑफ एक्शंस एंड थॉट्स के एक वे में हम सोचते हैं, एक वे में हम कोई काम करते हैं, ठीक है ना। दैट अलाउ इंडिविजुअल्स टू मेंटली रिप्रेजेंट और थिंक अबाउट दी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में एक पर्टिकुलर तरीके से सोचते हैं। ये सब क्या है, ये तरीका क्या है, बताइएगा। प्याजे चचा का चैप्टर बहुत कंफ्यूज करता है। बबीता, एक तो पुराना सेशन देख लेना यूट्यूब पे, और दूसरा आपकी टाइमिंग चेंज क्यों होती रहती है। बात तो सही कह रहे हो श्वेता, कोशिश करेंगे यार 9 बजे ही फिक्स कर दें, ठीक है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। देखते हैं, अभी यही तो समझा था हमने। ये एडवांस ऑर्गेनाइजर्स की बात स्किनर करते हैं, है ना, कि बिहेवियरिज्म का थॉट है, कोड्स टूल्स नहीं। हम प्याजे की बात कर रहे हैं, तो प्याजे की भाषा में इस चीज को स्कीमा कहते हैं, बाकी लोगों की भाषा में बाकी चीजें भी कही जा सकती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा एक बार, क्या है क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट से बताइएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एट विच स्टेज do most children particularly face difficulty in understanding the point of view of another person, बताइएगा। लैंग्वेज चेंज हो जाएगी सीटेट में? नहीं है, इससे ज्यादा चेंज क्या ही करेगा। हर तरह के क्वेश्चन तो आप कर जाएंगे, फिर क्या ही चेंज कर लेंगे ये लोग, है ना। 9:30 ही सही है टाइम यार। बबीता, मैं कोशिश करूंगी 9 ही रखूं, कई लोगों को सोना होता है, समझ पा रहे हो ना। हाँ बहुत बढ़िया मैम, क्वेश्चन देने के बाद टाइम भी दिया करो, 1 साल का। मैम, एस्पायरिंग टीचर वाले ने आपके पेडागोजी के नोट्स कॉपी करके उनको पेड करके बेच रहे हैं। अरे यार, मुझे तो पता भी नहीं है एग्जिस्ट भी करते हैं। कोई बात नहीं, इन सब बातों को छोड़ो यार। अभी रैंडमली कोई कमेंट दिख जाता है, नहीं तो मैं ये कमेंट भी छोड़ ही दूं, है ना। अब मैं इतनी थक चुकी हूँ कि मैं फिल्टर नहीं कर पा रही हूँ कमेंट, जो नजर आ जा रहा है वो मैं पढ़ दे रही हूँ, है ना। कोई बात नहीं, हम लोग बहुत समय से सीटेट एस्टेब्लिश किया हमने ऑनलाइन में। सीटेट की बातें नहीं होती थी, तब से सीटेट पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं मैं और आप मिल करके, ठीक है ना। तो ये बहुत ऑब्वियस है कि लोग इंस्पायर हों, बट इस तरह की चीजें तो एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब ये सब नहीं करना चाहिए। 24 जनवरी 2023 का ये पेपर है, पेपर 1, बताइएगा। बी ऑप्शन कह रहे हैं ज्यादातर लोग, 61% लोग समझते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी में विच स्टेज डू मोस्ट चिल्ड्रन पर्टिकुलरली फेस डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अनदर पर्सन, यानी दूसरे के परिप्रेक्ष्य को समझने में कठिनाई होती है, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई होती है। किस स्टेज में? अभी कुछ ही दिन पहले तो हम बात कर रहे थे किसी एक सेशन में कि भैया ये स्टेज जो है ये होती है ईगोसेंट्रिक है। बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव को, दूसरे के दृष्टिकोण को समझ पाना उसके लिए लगभग असंभव है। पिताजी ऑफिस से आए हैं, ऑफिस में डांट खा के आए हो, नौकरी चली गई हो, उसको आज इस बात पे गुस्सा है कि उसके लिए चॉकलेट नहीं लाए, उसने कहा था चॉकलेट लेके आना। उसको डोरेमोन पसंद है और आपने कह दिया डोरेमोन तो पागल बच्चा है, रोना शुरू कर देगा, लड़ाई कर देगा, है ना। इसका मतलब वो दूसरे का पक्ष नहीं समझ पा रहा। वो सोचता है जो चीज मेरी फेवरेट है वो सबकी फेवरेट है, जिस चीज को मैं पसंद नहीं करता उसको कोई पसंद नहीं करेगा, ठीक है जी। बहुत बढ़िया रजनी शर्मा जी, बताइए। बी ऑप्शन, प्री ऑपरेशनल, बिल्कुल सही है। यही तो ईगोसेंट्रिज्म की उम्र है ना। ईगोसेंट्रिज्म या अहम केंद्रता, यानी खुद को सेंटर में रख के देखता है वो, दुनिया का सेंटर खुद को समझता है। 2 से 7 वर्ष की उम्र है। पोस्ट कन्वेंशनल ये क्या है? ये तो
कोहलबर्ग की एजेस हो गई। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में तो उसमें क्या आ गया, लॉजिक आ गया, तो अब ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझेगा। फॉर्मल ऑपरेशनल तो और आगे की बात हो गई। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है बताइएगा। हाँ बताइए। डलवा देंगे अभिषेक, डोंट वरी। आपकी क्लास की टाइमिंग क्या है? करियर पे बैच कौन सा है उस पर निर्भर करेगा। सीटेट में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी चल रही हैं आजकल हालांकि, नहीं तो MWF में 6 से 7, सीटेट में बाकी में 7 बजे मंडे टू फ्राइडे। देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर, यानी रचनावादी शिक्षक की विशेषता क्या होगी। रचनावादी, अभी इसी का हम इंतजार कर रहे थे कि हम पढ़ें रचनावाद क्या होता है। हालांकि आप कोशिश कीजिए जवाब देने की, सही दे रहे हैं ज्यादातर लोग। देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट लिखा है, कंस्ट्रक्टिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविज्म ये वर्ड ही बने कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन वो नहीं जो आपके घर के बराबर में बिल्डिंग हो रही है, वो भी कंस्ट्रक्शन है एक तरह का, बट यहाँ नॉलेज के कंस्ट्रक्शन के पर्सपेक्टिव में बात हो रही है कि ज्ञान का सृजन कैसे किया जाए, नॉलेज को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग कहते हैं नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है एक्टिवली इन्वॉल्व होकर के, सक्रिय भागीदारी के साथ बच्चे की, यानी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है ये। अगर हम बात करें तो ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर है, जो रचनावादी टीचर है, वो चाहेगा कि बच्चे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें, है ना। तो बिल्डिंग लेसन्स अराउंड वेरी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं अमूर्त। अगर एब्स्ट्रैक्ट चीजों के अराउंड आप लेसन प्लानिंग करने लग जाएंगे तो बच्चे को कैसे समझ में आएगा, है ना। फिर तो आप अमूर्त चीजों पे बात कर रहे हैं। और जो बच्चे को जबकि आपको कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट लेके जाना होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेके जाना होता है, सरल से सोना सरल से जटिल की ओर लेके जाते हैं बच्चे को, उसको जटिल से सरल नहीं लाते। और एब्स्ट्रैक्ट थॉट जो है, अमूर्त विचार कॉम्प्लेक्स चीज है, जटिल है, ये पहले सरल चीज कराएंगे। सरल क्या है? कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट क्या है? जिसको टच और फील किया जा सके। भाई मैं आइडियाज की बात तब करूं, पहले मुझे टच फील करके पता तो लग जाए, तभी तो हम चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं क्लासरूम में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बच्चे को अगर कुछ दिखा दिया, एक पिक्चर दिखा दी, जैसे मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई, तो स्कीमा की अगर पिक्चर दिखा दूं तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। हालांकि आप अभी उस लेवल पे हैं कि भाषा के थ्रू भी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में समझ जाएंगे। पोजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड इंडिपेंडेंटली, यानी अकेले हल करने के लिए या स्वयं से हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं देना। जिसमें बच्चा एक्टिव है वो कंस्ट्रक्टिविज्म है। सबसे ज्यादा एक्टिव कहां होगा कि आपने उसको एब्स्ट्रैक्ट चीजों के अराउंड लेसन बिल्ड करने को दे दिया। असेसिंग लर्निंग बेस्ड ऑन मिड टर्म एग्जाम्स, एग्जाम्स पे नहीं, कंस्ट्रक्शन पे, बच्चे की एक्टिविटी पे बेस्ड होगा। कंडक्टिंग एक्टिविटीज दैट चैलेंज स्टूडेंट्स अजम्पशंस, यानी ऐसी गतिविधियां जो बच्चे ने जो अज्यूम किया हुआ है उसको चैलेंज करती हैं। देखिए चैलेंज करने से ज्यादा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के बारे में है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में है। तो क्या होगा? अकेले हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं देना। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है बात। कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या अगर हो तो आप बता सकते हैं। आज इतना ही नहीं रखेंगे, इसके आगे एक और क्वेश्चन करेंगे, है ना। तबीयत आज भी थोड़ी सी ढीली है बट चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, असर्शन यानी कथन और रीजन यानी इसका कारण या तर्क। सरला एक 6 साल की बच्ची कैन नॉट डू टास्क ऑफ कंजर्वेशन एंड सीरिएशन, यानी संरक्षण वाले टास्क जिसमें उसको ये देखना हो कि क्वांटिटी चेंज होने से वॉल्यूम चेंज नहीं होता, शेप और साइज के बदलने से, यानी आकार प्रकार के बदलने से क्वांटिटी या अमाउंट या जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता। ये बात अगर समझ, मतलब एक 6 वर्ष की बच्ची है जो ये वाले काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि 6 वर्ष की है इसलिए नहीं कर पा रही है ना, नहीं कर सकती। सरला संरक्षण और क्रमांकन, भाई हमें पता है CCS कब आता है, कंजर्वेशन और सीरिएशन कब आता है, 7 से 11 वर्ष में आता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है, और सरला है 6 साल की, तो स्वाभाविक है कि नहीं कर पा रही होगी, है ना। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस ऐसे भी मिल जाएंगे जो कर लेंगे इस उम्र में कोई काम, वो डिपेंड करेगा उनको माहौल कैसा मिला है, उनको ट्रेनिंग कैसी मिली है, बट वो प्याजे के क्रिटिसिज्म में चले जाएंगे फिर, ठीक है ना। फिर आता है इसका तर्क, चिल्ड्रन इन प्री कॉन्क्रीट स्टेज हैव डिफिकल्टीज इन कंसीडरिंग मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी प्री कॉन्क्रीट स्टेज कह लीजिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चों को जो विचार होते हैं उनको उनके मल्टीपल एस्पेक्ट समझने में दिक्कत होती है। मल्टीपल एस्पेक्ट समझने में दिक्कत होती है 2 से 7 वर्ष के बच्चों को, बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि वो ईगो सेंट्रिक है ना। तो दोनों ही बातें सही तो हैं अपनी अपनी जगह। तो बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। बस ये देखना है कि ये रीजन सही है क्या इसका।
तो सरला एक 6 साल की बच्ची है, कैन नॉट डू टास्क ऑफ कंजर्वेशन एंड सीरिएशन। देखिए कंजर्वेशन के टास्क में चीजें रिवर्स करनी होती हैं दिमाग में, है ना, रिवर्सिबिलिटी भी चाहिए होती है, सीरिएशन में भी रिवर्सिबिलिटी चाहिए होती है। तो बात तो सही है। चिल्ड्रन इन प्री कॉन्क्रीट स्टेज हैव डिफिकल्टीज इन कंसीडरिंग मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन। भैया कई सारे एस्पेक्ट नहीं देख पाते इस उम्र के बच्चे, 2 से 6 वर्ष के बच्चे, इसी को प्री कॉन्क्रीट कहा है, इसलिए सीरिएशन के काम नहीं कर पा रहे, इसलिए कंजर्वेशन नहीं कर पा रही। बात तो सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कब का है? 18 जनवरी का, अभी 2023 में हुए ऑनलाइन एग्जाम्स का ही क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो प्याजे पे आए हुए हैं। हम आगे जब मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे सेट वाइज तब भी वो चीजें आएंगी, और कल सेकंड पार्ट भी इसका होगा जिसमें और मुश्किल क्वेश्चंस को डालने का प्रयास किया जाएगा। और जो शिफ्ट में बेसिकली मुश्किल क्वेश्चन क्या है, जो शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए जाएंगे जो थोड़ा सा घुमा सकते हैं आपको, ठीक है ना। करियर ऐप डाउनलोड करके आप बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप बता दो। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने ना किया हो तो आप कर दीजिएगा। बाकी